से करूँगा। लेकिन ये हमारे लिए एक जीवन का मकसद, एक मिशन बन गया था, एक कहानी को बताना, और इसीलिए हम लोगों ने ये किया। जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस फ़िल्म के अचीवमेंट्स नहीं हैं। ये बात दर्शाता है, जब आप एक सच्ची कहानी लोगों के पास जाएँ, तो उसका यूनिवर्सल रेज़ोनेंस होता है। एंड फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम दिस हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री, वी हैव अचीव्ड दैट। थैंक यू सो मच विवेक सर। दर्शन भाई, दिस वंस फॉर यू। मुझे बताएं, आपने जितनी भी फिल्में अब तक करी हैं, जैसा मैंने कहा वर्सेटैलिटी की बात हम सब करते हैं, किरदार को अलग एक परवान चढ़ा देते हैं आप। ये आपकी फिल्मी जर्नी में कितना इम्पोर्टेंट होगा, ये जो इमोशन है, हाउ इम्पोर्टेंट वुड इट बी? हेलो एवरीवन। एक्चुअली मुझे याद है मेरी पहली मीटिंग पल्लवी मैम के साथ, जब उन्होंने मुझे यही वीडियोस दिखाए थे। और जैसे मैं अभी नम हो रहा हूँ वैसे ही था मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था वो वीडियोस देखने के बाद। फिर विवेक सर से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी फिल्म की। और स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त भी मैंने सेम पेन और सफरिंग जो उन लोगों के साथ हुई, जो उन्होंने कैसे सरवाइव किया, वो सब इमेजिन किया और वही फील हुआ। वो दिन और फिल्म ख़त्म होने के तकरीबन 2 हफ्ते और लगे होंगे मुझे इस कैरेक्टर से बाहर आने में। और हर नाइट का मैं बता सकता हूँ कि मैं अपने बिस्तर पे सो नहीं पाता था होटल रूम में, क्योंकि मुझे एज एन एक्टर मैं बैक स्टोरी तैयार करता हूँ। बैक स्टोरी तैयार करने में मुझे और वीडियोस देखने पड़ते थे और जानना पड़ता था। और एज मैं कॉलेज स्टूडेंट प्ले कर रहा हूँ कृष्णा पंडित, जिसकी रुचि पॉलिटिक्स में है, और वो बहुत कंफ्यूज है। उसको लाइफ में बहुत कुछ जानना है, सच्चाई जाननी है जो उसके सामने नहीं आती है, हर तरफ से अलग अलग रूप में उसके सामने आती है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो वो सब जानना, उस कैरेक्टर में जाना मेरे लिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट रहा। तो ये रोल मेरे लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट रहा। बट मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे कृष्णा पंडित कैरेक्टर करने का मौका मिला, क्योंकि ये फिल्म नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। जी। ये इमोशंस हैं लोगों के जो उनके साथ बीती है। एंड आई थिंक जब मैं आज रिव्यूज़ देख रहा हूँ, जितने भी यूट्यूब पे या जहाँ पे भी अवेलेबल हैं, चाहे वो इंडियंस हों, पाकिस्तानी हों, चाहे वो यूएस से हों, यूरोप से हों, अफ्रीका से हों, हर आदमी इमोशनल था। राइट। हर आदमी कनेक्ट कर पा रहा था, क्योंकि ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। सो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे फिल्म में काम करने का मौका मिला और इतने लिविंग लेजेंड्स के साथ काम करने का मौका मिला। सो थैंक यू सो मच। पुनीत सर, अतुल सर, दिस वंस फॉर यू। आप दोनों को साथ में स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आप लोग के व्यूज की भी अगर मैं बात करूं, सो आपने भी दिल खोल के बोलते हैं जब आप बोलते हैं, और वैसे ही डायरेक्टर साहब हैं, ही इज बीन वेरी वोकल। उनकी जो ओपिनियंस हैं, उन्होंने ही इज नेवर हेल्ड बैक। वो रोकते नहीं है खुद को, जो है भाई, जो देश के लिए है, जो जैसा है मैं उसको वैसे ही रखूंगा। सो उस बीच कैसा रहा फिल्मिंग के दौरान? हाउ वाज इट विद विवेक सर? बिकॉज आपके खुद के भी ओपिनियंस हैं, तो कुछ टकराव या कुछ ऐसा था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। कि देखिए, ये बहुत ही ये कटु सत्य है जो जो जेनोसाइड हुआ। जी। और दुर्भाग्यवश हमारे देश में किसी ने भी इसको खुलकर बोलने में हिम्मत नहीं की। बिल्कुल। ना पत्रकारों ने, ना मीडिया ने, गवर्नमेंट ने, किसी ने भी वो साथ नहीं दिया। जो 1990 की बात कर रहा हूँ था। तो जब हमें तो खैर पता था कि क्या हो रहा है, हमारे कुछ क्लोज दोस्त यार वहाँ पे थे। फिर जब विवेक और पल्लवी ने मुझसे कहा कि पुनीत जी, हम चाहते हैं कि आप भी इस फिल्म का एक हिस्सा बनिए, तो इमीडिएटली मैंने यस कहा कि जी मैं करूँगा। और ये एक जो कटु सत्य है, ये यथार्थ है। तो और इसे ऐसी बोल्ड सब्जेक्ट को बाहर लाना, ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है जो विवेक जी ने किया है। जी। बिल्कुल। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, तो ये सराहनीय है। ये बहुत ही ब्रेव अटेम्प्ट है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फिल्म है, ये जो सत्य है, ये हर दर्शक, हर हिंदुस्तानी, हर इंसान इसे ज़रूर देखे, ताकि पता चले कि हमारे देश में किस तरह एक ना मास जो मर्डर किए गए, जेनोसाइड किया गया, ये जो है ये सत्य सामने आना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा कभी भी हिंदुस्तान में ना हो। जी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। अतुल सर, क्या कहना चाहेंगे आप?
मुझे गर्व है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ और विवेक जी के लिए मैं हिम्मत की दाद दूंगा कि आज तक किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की इस विषय पे फिल्म बनाने की, और जो कहानी जो जो घटना घटी उस पर सच्ची फिल्म बनाने की किसी ने हिम्मत नहीं करी। इनफैक्ट कहीं की भी सच्ची घटना इस तरह की जो होती है हिम्मत लोग कर नहीं पाते हैं। तो और बस यही कहूँगा जो पुनीत जी ने कहा कि जिस ईमानदारी से, जिस मेहनत से, जिस सच्चाई को से फिल्म बनाई गई है, उसी ईमानदारी से प्लीज़ सब लोग ये फिल्म देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें कि ये फिल्म देखें, क्योंकि ये फिल्म नहीं, ये सच्ची घटना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बादशाह, आपके लिए मेरा सवाल ये है कि इतने सारे दिग्गजों के साथ काम किया आपने, फिर आपका जो एक किरदार है उसकी बात सोशल मीडिया पे बड़ी हो रही है, जिस हिसाब से दिखा है, यू नो, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। और जैसा हमने ऑर्गेनिक रीच की भी बात की, आज के ज़माने में इतनी जल्दी होता नहीं है कि लोग खुद से बात करें। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी जर्नी पे? थैंक यू। सबसे पहले नमस्कार सभी को। मैं सबसे पहले इस पूरी ये जो मेरे साथ हो रहा है, आई एम अ वेरी नॉर्मल पर्सन। मैं खुद रियल लाइफ में कश्मीरी हिंदू रेफ्यूजी हूँ और एक्टर भी हूँ। मेरे लिए इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। ऑफ कोर्स इधर बैठना भी और ये फिल्म करना, ये सब हो चुका है। मैं कभी कभी आई स्टिल टेक टाइम टू रियलाइज़ कि ऐसा हो गया था। हम लोग सेट पे होते थे सर के साथ, सबके साथ। एंड ये जो फिल्म मेरे लिए बहुत ही रीलिव, आई हैड टू रीलिव द होल हॉरर, बट सर एंड मैम हैव बीन स्पेशली वेरी वेरी सेंसिटिव। आई मीन पहली बात तो ये आप ये कर रहे हैं, फिर आप सर ने मतलब विशेषकर कहा था कि मैं चाहूँगा कि कश्मीरी हिंदू समुदाय से अगर एक्टर्स मुझे मिलें तो आई हैव बीन वेरी वेरी लकी दैट ही चोज मी, ही आस्क्ड मी टू ऑडिशन एंड ही चोज यू नो मी फॉर दिस रोल, जो कि मेरे लिए बहुत ही भयानक था। मैं अभी भी, जैसे दर्शन जी ने कहा, मैं भी रात को झटके से उठ जाती हूँ कि वो सब जो हुआ है उसको रिलीव करने से, और जो शूट पे हमने किया, जब शूट पे मैंने किया, जो भी सिचुएशंस थे, मुझे कभी कभी लगता था कि ये सच है, बिकॉज वो सच हो चुका है। सो वी वर बट वी वर रीलिविंग दैट। लेकिन मुझे लगता था कि मतलब वो मैं डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड दिस, तो फिर मुझे खुद को रियलाइज़ करना पड़ता कि नहीं, आई एम इन अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट, इट्स जस्ट शूटिंग, बिकॉज दैट्स वाई इट्स नॉट अ फिल्म। हम सिर्फ रियलिटी को रिक्रिएट कर रहे हैं, इसमें कुछ भी, जैसे सर ने कहा, फिक्टिशियस कुछ भी नहीं है। और मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आई थिंक दिट्स द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, एंड they all have been very very supportive, very very supportive and very kind to me, all of them. I'm very grateful. ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पूरी टीम को। सर बहुत बहुत धन्यवाद इसे सबके सामने लाने के लिए। एंड आई एम श्योर आप लोगों के मन में भी बड़े सारे सवाल होंगे, तो अब आप लोगों की बारी है, प्लीज शूट। विवेक जी प्रॉपर्टी थी और हमें भी निकाला गया, वहाँ से हटाया गया। लेकिन मैं अगर उसका स्याह पक्ष देखूं और मैं कहना चाहूँ, एक कश्मीरी पंडित होने के नाते कहना चाहूँ कि अगर वो लोग हैं, और आज की जो सिचुएशन है जिसमें सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है, विधु विनोद चोपड़ा ने भी अभी एक अच्छी फिल्म बनाई थी इस पर, तो क्या उनको वो जो स्याह पक्ष है, वो लोग हैं, उनको जोड़ना ज़रूरी नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान बैठा है उनको गोद में बिठाने के लिए। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ इस तरह की भी चीज़ें निकालें? एक छोटे से बच्चे को, एक 4 साल के बच्चे को टेररिस्ट करार कर दिया गया था, और वो कुछ मेरी बेटी ने जाकर वहाँ रिसर्च किया था तो उसने मुझे बताया था। तो मैं सिर्फ आपसे, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव डायरेक्टर हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कोई ऐसी कड़ी जहाँ आपने इतना सब रिसर्च किया कि उन दोनों को जोड़े, उन दोनों को साथ लाने की कोशिश करें? देखिए, क्या चीज़ है जो हमें जोड़ती है? हम लोगों को पैसा नहीं जोड़ता है। जो लोगों को, इंसानों को जोड़ता है आपस में, वो है कल्चर। बिना कल्चर के हम जानवर हैं। हमें कल्चर जोड़ता है। कैसे? आप कहीं और से हैं, मैं कहीं और से हूँ, आप कहीं और से हैं, लेकिन जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम एक हो जाते हैं। हम जब खाना शेयर करते हैं या हम गाने गाते हैं साथ में, या कपड़ों को लेके, त्योहारों को लेके, म्यूज़िक से, आर्ट से, कहानियों से, लिटरेचर से, ड्रामा से, फिल्मों से,
हम क्यों ओटीटी और फिल्मों का एक्सपीरियंस अलग है। फिल्म जब हम 300-400 लोग एक साथ बैठ के देखते हैं तो एक साथ हंसते हैं, एक साथ रोते हैं, एक साथ उठ के चले जाते हैं। तो ये कल्चर जो है वो इंसान को जोड़ता है। अब एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई कि कश्मीर में आज कल्चर के नाम पे कुछ बचा नहीं है, एक मोनोटोनिक चीज़ है, कोई डाइवर्सिटी। कश्मीर इतना डाइवर्स था, भारत से जगह जगह से, केरला से, बंगाल से, सब जगह से लोग वहाँ गए थे और वहाँ रिसर्च करके सब अल्टीमेटली पंडित, जिनको आज बोलते हैं पंडित मतलब द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल्स एंड द स्कॉलर्स ऑफ अ सब्जेक्ट, तो वहाँ पे पंडितों का एक समूह बना और वो इंडिया का जितना भी रिसर्च है 90% से ज़्यादा जो इंडिया का रिसर्च है सारा वहाँ हुआ। इतनी डाइवर्सिटी थी। आज डाइवर्सिटी नहीं है, ज़ीरो डाइवर्सिटी है। वहाँ म्यूज़िक नहीं है, आर्ट नहीं है, लिटरेचर नहीं है, खाने में डाइवर्सिटी नहीं है। मैंने खाने के बारे में एक ट्वीट किया था, मैं वेजिटेरियन हूँ तो नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा भाई अब नया जो कश्मीर बन रहा है इसमें वेजिटेरियन खाना भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने फतवा इशू कर दिया मेरे नाम पे। उन्होंने कहा आप कौन होते हैं हमारे खाने के बारे में बोलने वाले। और अल्टीमेटली 20-30 सिक्योरिटी के साथ हमें कश्मीर से वापस आना पड़ा। तो ना डाइवर्सिटी है, कुछ भी नहीं है। ये जो फिल्म है जैसा आप सोच रहे होंगे शायद वैसी ना निकले, क्योंकि ये फिल्म एक बहुत ही अलग तरह के थॉट की है और ये इस बात पे एम्फेसिस देती है कि आप आपसी मतभेदों के साथ रह सकते हैं, आप झगड़ा करके मारपीट करके भी साथ में रह सकते हैं। कितने लोग हैं पड़ोसियों के झगड़े हो जाते हैं। आप दिल्ली में तो मैं रहता था तो 24 घंटे मैं देखता था ऊपर नीचे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में बरसाती वालों का ग्राउंड फ्लोर से झगड़ा होता, फिर 2-4 घंटे के बाद फिर हो जाते थे, फिर साथ में लोहड़ी का त्यौहार और कोई साथ में मनाते थे। वो सब क्योंकि फिर साथ में जैसे गाना गाने लगे, अंताक्षरी हुई, एक फिर से दोस्त हो गए। आपकी शादी हुई, मैं चला गया, फिर दोस्त हो गए। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खालीपन विरावान सा है, और हम लोग भी जो जाते हैं, हम जाते हैं डल लेक पे सेल्फी खींचते हैं, गुलमर्ग में वापस चले आते हैं, हमें कुछ पता चलता नहीं है। यानी डाइवर्सिटी एक बहुत ही देखिए डेंजरस सिचुएशन ये है कि मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद ही किसी रिलीजन पे ज़्यादा नहीं मानता। मैं गर्व से एक हिंदू कल्चर, हिंदू फिलॉसफी, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है, सीखा है, और वो मुझे जीने का एक सहारा देती है। लेकिन आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मैं उसकी उतना आदर करता हूँ, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं जानता हूँ कि मुझसे अलग लोग इस दुनिया में रहते हैं। यही तो सारे विश्व के इंसानों का नेचर है। सब जानते हैं कि अलग विचार के, अलग फेथ के लोग हैं। हम एक शूटिंग कर रहे थे तो पल्लवी एक शिकारा में बैठी हुई थी और छोटी 1-2 बच्चियों को हमने बुलाया था, 8-9 साल, 7-8-9 साल की, जो ज़्यादा जानती नहीं है, बहुत ही इनोसेंट बच्चियाँ। वो पल्लवी के दोनों तरफ बैठी थी। तो हम कैमरा जब शिफ्ट कर रहे थे, उदय जी हमारे डीओपी सर हैं यहाँ पे, और तो एक बच्ची, शायद 1 बजा होगा, दोपहर का नमाज का टाइम था, पल्लवी से उसने बोला आप नमाज पढ़ने नहीं जाएंगी? तो पल्लवी ने बोला नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगी। तो कह रही क्यों नहीं जाएंगी आप नमाज पढ़ने? पल्लवी ने कहा इसलिए क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो कहने लगी अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप कहीं नहीं जाती नमाज़ पढ़ने? पल्लवी ने कहा नहीं, देखो ऐसा है, मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ। कहने लगी तो क्या हुआ, नमाज तो हर कोई पढ़ता है। एक 8-9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, दुनिया में कोई भी बच्चा हो इस बात को जानता है कि अलग अलग फेथ के लोग होते हैं। पर कश्मीर में 1990 के बाद जो पैदा हुए हैं लोग, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है इस बात का कि दुनिया में डाइवर्सिटी नाम की चीज़ है। इसका भारत और कश्मीर और पाकिस्तान से कुछ लेना देना ही नहीं है। आप एक पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो इतनी इग्नोरेंस के साथ बड़ी हो रही है। मेरा जो ड्राइवर था टैक्सी का, वो लाल रंग के जूते पहनता था। तो मैंने उससे एक दिन शूटिंग के दौरान यही पूछा, वो बड़े अजीब से लंबे लंबे रेड बूट्स थे, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगते थे, चमकते हुए लाल। तो मैंने उससे ऐसे ही चिढ़ाते हुए बोला क्यों भाई बड़े अच्छे जूते पहन रखे हैं, कहाँ थाईलैंड से लाए हो, फॉरेन से लाए हो? कहता हाँ। तो मैं सोचा शायद थाईलैंड का नाम लेगा, 20-25 हज़ार रुपये के टिकट में कोई भी चला जाता है आजकल थाईलैंड वगैरह। तो मैंने बोला थाईलैंड से? वो बोला नहीं, दिल्ली से। इंडिया भी नहीं बोला उसने, दिल्ली से। और मैं यकीन से कह सकता हूं, थोड़ी तो मैं भी समझ रखता हूं इंसान की, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं उसने जिस इनोसेंस से बोला था, उसको आइडिया ही नहीं था इस बात का कि वो जो कह रहा है वो गलत है। तो ये जो हमने क्रिएट कर दिया, ये फिल्म यही आपको बताएगी कि क्या होता है जब आप एक सोल को खत्म कर दें, कल्चर को, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, इन सब चीजों को खत्म कर दें, तो वो किसका लॉस है? क्या वो कश्मीर का लॉस है? क्या वो हिंदू मुस्लिम का लॉस है? क्या वो भारत का लॉस है? या पूरी ह्यूमैनिटी का है? अगर कोई आज सिलिकॉन वैली को जाकर डिस्ट्रॉय कर दे तो किसका लॉस है? वो आपका और हमारा भी तो लॉस है।
लेकिन हम तब तक उसको अपना लॉस और डेंजर नहीं समझते जब तक वो गोरेगांव या बोरीवली तक आके वो खड़ा ना हो जाए आपके सामने, या दिल्ली में गुड़गांव या फरीदाबाद तक ना आ जाए। हमें लगता है किसी और का प्रॉब्लम है, देख लेंगे। पर ये फिल्म देखने के बाद अपने जीवन में मैं गारंटी करता हूं आप कभी ऐसा नहीं सोच पाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू सी दिस फिल्म। विवेक सर, प्रियंका सिंह, दैनिक जागरण से। जब आप रिसर्च कर रहे थे फिल्म के लिए, आपने कहा था कि बतौर फिल्म मेकर मुझ में एक बदलाव आएगा, और अभी थोड़ी देर पहले भी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया अपने लिए, अपना नाम आपने कहा विवेक अग्निहोत्री 2.0 वर्जन। तो क्या बदलाव है पहले विवेक अग्निहोत्री में और 2.0 वर्जन जो है, दोनों में क्या बड़ा बदलाव एक हुआ है? मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ट्विटर में जाइए और जिस डेट को मैंने इसका रिसर्च शुरू किया था उस डेट के पहले मुझे देखिए, उसके बाद देखिए। सारा ये क्रिएटिव कॉन्शियसनेस, सुबह स्पिरिचुअलिटी की बात, उसी के बाद सारी शुरू हुई है। पर एक जो बदलाव मेरे में, पल्लवी में, हमारे दोनों बच्चों में जो आया, क्योंकि हमारे दोनों बच्चों को हमने इसलिए इन्वॉल्व किया था, ट्रूथ कितना भी ज़्यादा कड़वा हो, कुछ हो, यही उम्र है 18-19 साल की जब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्या होता है जब ह्यूमैनिटी नहीं होती है। मेरा विश्वास कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे समझ में आ गया है वही सोसाइटी सबसे ज़्यादा सुखी है जहाँ पे डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्सिटी जहाँ पे है। आज भारत, सब कहते हैं 5000 साल से वी हैव सर्वाइव्ड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। क्यों है? क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी दुनिया में कहीं भी नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। तो मेरा विश्वास डाइवर्सिटी पे बढ़ गया है। और मुझे एक बात तो ज़रूर समझ में आ गई है कि हम ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जिस ह्यूमैनिटी की हम बात करते नहीं देखी। मैंने कभी नहीं देखा कि एक भी दिन ऐसा विश्व में कभी हुआ हो जहाँ पे युद्ध नहीं हो रहा हो। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लोग जो हैं दूसरे ह्यूमन बीइंग को ख़त्म करने की कोशिश ना कर रहे हो। तो वो जिस ह्यूमैनिटी की एक आदर्श कल्पना है, मैंने वो नहीं देखी। लेकिन एक कश्मीर का रिसर्च करने के बाद मैंने ये ज़रूर देखा कि जब ह्यूमैनिटी नहीं होती है, जब इनह्यूमैनिटी होती है, तब क्या होता है। आप, बड़ा सटल डिफरेंस है। मतलब कुछ अच्छा होगा तो क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है जब बुराई सेट इन करती है तब क्या होता है। और वो इतना बड़ा विनाश है जो धीरे धीरे हम सब के चारों तरफ आता जा रहा है, पर हमें एहसास नहीं हो रहा। आपको भी नहीं पता किस तरह आपके आसपास कल्चर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, चेंज हो रहा है, पर हमें नहीं पता है क्योंकि हमारे घर के अंदर नहीं घुसा है, और शायद घुस भी गया हमें एहसास नहीं है। पर ये फिल्म देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम लोग कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ गुजर रहे हैं। एक और सवाल है मेरा आपसे। शिया समुदाय नाराज है क्योंकि उनको लगता है कि आपने अयातोला खुमैनी का जो तस्वीर है वो आपने आतंकवाद के साथ जोड़कर दिखाई है। उनकी मांग है कहीं ना कहीं कि उस दृश्य को निकाला जाए। सर, आपका क्या कहना है कि आप निकालना चाहेंगे या वो ज़रूरी है दिखाना, या रखना चाहेंगे? इस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, ये लीगल नोटिसेस हैं, इनका कायदे से मेरे को कुछ बोलना नहीं चाहिए। ये लीगल मैटर्स हैं, तो इसका लीगल जवाब ही जाएगा प्रोड्यूसर्स की तरफ से। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि दुनिया के किसी भी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, किसी भी महफिल में, किसी भी फोरम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं इस फिल्म के एक एक शॉट, उस शॉट के अंदर जो भी दर्शाया गया है, एक एक डायलॉग, एक एक कैरेक्टर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले लेने को तैयार हूँ। दुनिया के किसी भी फोरम, प्लेटफॉर्म, कोर्ट मैं एक एक चीज़, एक नहीं बल्कि 100 विजुअल रेफरेंसेस, डायलॉग रेफरेंसेस, वीडियोस के साथ साबित कर सकता हूँ। इसलिए उंगलियां तो बहुत लोग उठाएंगे, क्योंकि सबका जो दुकानें चल रही थी हिंदुस्तान में इतने सालों से, सबकी वो थोड़ा उन पे भी चैलेंज होता है, वो भी एक्सपोज होते हैं, तो उंगलियां उठेंगी। मुझे उससे कोई इतनी, जब फतवों जैसी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं तो फिर 10, 12, 15 लीगल केसेस तो लड़ ही सकते हैं। अभी तक सिर्फ अमेरिका के पॉलिटिशियंस ने देखी है, डेमोक्रेट्स ने भी देखी है और रिपब्लिकन्स ने भी देखी है। इंडिया में मैंने जानबूझ के किसी पॉलिटिशियन को दिखाई नहीं और दिखाना भी नहीं चाहता हूँ। और शायद एक मेरा मकसद यही था अमेरिका में पहले दिखाने के, क्योंकि इंडिया में दिखाता तो वो अननेसेसरीली पॉलिटिकल लेवल पे फिल्म फंस जाती। या आई वांटेड इट टू बी सीन एज अ फिल्म। खेर साहब बार बार कहते हैं कि भाई एक फिल्म पहले है, बाद में कुछ और है, तो इसको एक फिल्म के नज़रिए से पहले देखें। अभी तक किसी को नहीं दिखाई और शायद दिखाएंगे हम। मैं तो नहीं दिखाने वाला हूँ, खुद देख लें तो लोग देख लें। खैर साहब